कहानी राजा भोज और गंगू तेली भाग 2। इससे पहले वीडियो में भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राजा भोज का विवाह होता है और राजा भोज के यहाँ राजकुमारी नीलमा नटनी बनकर आती है और उसके गर्भ से एक पुत्र होता है तमरध्वज, और तमरध्वज अपनी माता के कहने से धारा नगरी चले जाते हैं अपने पिता को हराने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब यहां से आगे की कहानी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार से है। सूचनाएं जाने लगी कि महाराज, तुम्हारी नगरी में कोई सवाशेर आया है। ये सवाशेर कौन है महाराज? ये कहीं आपका राज्य नहीं छीन ले। जब राजा ने ये सब जगह से सूचनाएं देखी तो अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों, ये देखो, ये कौन है, क्या कारण है। तो उसमें जगह जगह मंत्रियों ने भी लिखा देखा कि महाराज, ये आपके लिए चुनौती है, और यदि आपने उस लड़के को, उस सवाशेर को 10 दिन के भीतर भीतर नहीं पकड़ा तो वह आपके राज्य पर आक्रमण कर देगा और आपके राज्य में बड़ा भारी उत्पात मचाएगा। श्रोताओं, उस राजा के लड़के ने ऐसा भय व्याप्त कर दिया कि प्रजा भी उससे डरने लगी। चारों ओर नाम हो गया सवाशेर कि राजा की नगरी में सवाशेर आया है। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि ये न जाने कौन है, इसको हमें पकड़ना होगा। राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने कुछ विशेष सभा का आयोजन किया, अपनी सभा बुलाई। उधर क्या होता है, राजकुमार तमरध्वज अपनी उस भट्यारी माता से कहने लगा कि भट्यारी माता, तुम्हें रोजाना राजा के दरबार में जाना है और वहां जो कोई रणनीति बने मुझे पकड़ने की, वह आपको मुझे बतानी है। अब तो श्रोताओं, राजा के दरबार में तो अनेकों लोग जाते हैं, अनेक व्यक्ति जाते हैं। तो भट्यारी रोजाना राजा के दरबार में जाती और पीछे जाकर के बैठ जाती। इधर क्या होता है, जब महाराज को चारों ओर से सूचनाएं आने लगी कि महाराज, आप उसे पकड़िए, नहीं तो वह आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आप पर आक्रमण कर सकता है। तो राजा ने एक पान का बीड़ा अपने दरबार में डलवाया कि कोई भी योद्धा इस सवाशेर को पकड़ लाएगा जो कि किसी के साथ छल कर सकता है, किसी को छल सकता है, और वह ये कह रहा है कि जो मुझे छलेगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो ये बात सुनकर के राजा का एक मंत्री था जो बड़ा सुज्ञान था, बड़ा चतुर था। वह मंत्री राजा से कहने लगा कि महाराज, आज का बीड़ा मैं चबाता हूं, आज का बीड़ा मैं खाता हूं, और मैं आपके उस अपराधी को पकड़ के आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। श्रोताओं, राजा भी बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा ने सोचा कोई सामान्य छलिया है, उसे आसानी से पकड़ लिया जाएगा। अब तो मंत्री ने अपने घोड़े पर सवार होकर के उस शहर की गश्त देना आरंभ कर दिया कि आज की रात्रि तक शहर में कोई भी घटना घटित नहीं होगी, और मैं आज रात्रि में ही या आज उसे पकड़ करके महाराज की सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा, महाराज के दरबार में उसे प्रस्तुत कर दूंगा। जब ये सूचना भट्यारी ने वहां सुनी तो भट्यारी अपने घर आ जाती है और उस राजा के लड़के से कहने लगी कि बेटे, आज तुझे पकड़ने के लिए महाराज के मंत्री ने बीड़ा खाया है, वह तुम्हें पकड़ना चाहता है। तो ये बात सुनी तो राजकुमार तमरध्वज कहने लगे कि हे भट्यारी माता, तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक नाई का सामान ला दीजिए। मुझे उस्त्रा, रेजर, कैंची, जो भी हजामत बनाने का सामान होता है वो पूरा सामान मुझे ला करके दे दीजिए। मैं तुम्हें ये 10 असरफियां देता हूं। वो भट्यारी माता को 10 असरफी देता है और वह उसे पूरा सामान ला करके दे देती है। सामान को उठाता है राजा तमरध्वज, वो राजकुमार तमरध्वज, और चल देता है। धारा नगरी के किसी अच्छे चौराहे पर आता है और रात्रि के ठीक 11 बजे वहां एक शीशा रख देता है और नाई का सामान रख करके एक कुर्सी डाल देता है और बैठ जाता है। इधर राजा का मंत्री गश्त देता हुआ, घूमता हुआ चला आ रहा है। जब रात्रि के 12 बजे उस चौराहे पर वह मंत्री पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक दुकान खुली हुई है, वहां एक नाई बैठा हुआ है। तो मंत्री ने विचार किया कि रात्रि के 12 बज रहे हैं और ये यहां क्या कर रहा है, ये कौन है, इसे चलकर पूछना चाहिए। तो राजा का मंत्री
उस डेढ़ छैल के पास, उसने अपना नाम डेढ़ छैल या सवा शेर बताया, उस राजकुमार के पास आता है और उससे कहने लगा, अरे नाई भैया तू यहां आधी रात्रि पर क्या कर रहा है? तो वह कहने लगा कि देखो मंत्री जी, मैं तो एक नाई हूं और एक कोई सवा शेर नामक व्यक्ति महाराज के राज्य में आया है और उसकी घोषणा है कि महाराज ने यदि 5 दिन में उसे नहीं पकड़ा तो वह महाराज पर आक्रमण कर देगा, महाराज से राज्य खुसा लेगा। इसलिए उसके डर की वजह से मैं तो उसकी हजामत बनाता हूं। वह मुझे कह के गया था कि मैं दाढ़ी बनवाने आऊंगा, अपनी हजामत बनवाने आऊंगा और वह रात्रि के 12 बजे मेरे पास आएगा। जब मंत्री ने ये बात सुनी तो मंत्री कहने लगा कि अरे नाई भैया, मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कि क्यों नहीं मंत्री जी, परंतु आपको एक काम करना होगा। तो मंत्री कहने लगा, बताओ क्या काम करूं? कि तुम ऐसा करो, मेरा ये भेष है, मेरी ड्रेस है, इस ड्रेस को तुम पहन लीजिए, तुम नाई बन जाओ और इसी दुकान पर बैठ जाओ। जब वह हजामत बनवाने, शेविंग कराने तुम्हारे पास आए तो तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। श्रोताओं, मंत्री के वह बात जच गई। मंत्री ने विचार किया कि बात तो ये सही कह रहा है नाई। तो उसने कहा कि तुम जल्दी से तुम्हारे कपड़े उतारो और मेरे कपड़े तुम पहनो। तो मंत्री ने अपने कपड़े उतार दिए और उस नाई के कपड़े स्वयं ने पहन लिए और बैठ जाता है उस दुकान पर दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए। और वह राजकुमार उस मंत्री के कपड़े पहनता है और उसी के घोड़े पर बैठता है और चल देता है अपने घर। आ जाता है जहां जिस सराय में भटारी के पास ठहरा हुआ था और आराम से आकर के सो जाता है। इधर मंत्री आराम से इंतजार कर रहा है कि अभी तक डेढ़ छैल नहीं आया, जो सवा शेर है वो सवा शेर नहीं आया, मैं तो उसे पकड़ता, हो सकता है उसे पता चल गया हो। यही सोचते सोचते प्रातःकाल हो गया और जब इधर उधर से जनता आना आरंभ हुआ जग करके और उन्होंने देखा कि राजा का मंत्री तो दुकान पर बैठा हुआ है, दाढ़ी बनाने का काम कर रहा है, तो जनता उसे देख करके कहने लगी कि आप क्या कर रहे हो मंत्री जी? तो मंत्री को बड़ी शर्म आई। मंत्री के साथ और भीड़ लग गई और राजा के दरबार में मंत्री उसी भेष में चला जा रहा है। जब राजा ने मंत्री को आते हुए देखा तो महाराज मन में विचार करने लगे कि उस सवा शेर ने इस मंत्री को तो छल लिया, इसके हाथ तो नहीं आया। तो राजा कहने लगे, अरे मंत्री जी क्या हुआ? कि महाराज वो बहुत बड़ा चालाक है, उसने तो मुझे छल लिया, मेरा घोड़ा, मेरे वस्त्र सब कुछ ले गया। तो राजा कहने लगा, अच्छा वो इतना चालाक है? कि हाँ महाराज। अब तो राजा की और चिंता बढ़ गई। दूसरे दिन राजा ने फिर अपना दरबार लगाया और दरबार में उसी पर मंथन होने लगा। राजा भोज कहने लगे कि आज कोई ऐसा योद्धा है जो सवा शेर को पकड़ करके लाए। तो श्रोताओं, राजा का एक कोतवाल था। कोतवाल कहने लगा, जो सेना का अधिकारी होता था पहले, वह सेना अधिकारी कहने लगा कि महाराज मैं पकड़ के लाऊंगा, आप मुझे आज की अनुमति दीजिए। उस बीड़ा को कोतवाल खा लेता है और यह सूचना वहां से भटारी चलती है और आकर के उस राजा के लड़के को दे देती है कि बेटे आज तुझे पकड़ने के लिए जो सेना का अधिकारी है कोतवाल, उसने बीड़ा उठाया है। तो वह लड़का कहने लगा कि ठीक है माता, तुम एक काम करो। कि बेटे क्या करूं? कि मुझे ऐसा करो, कम से कम 20 किलो तो चने ला दीजिए और एक चाखी ला दीजिए, छोटी चाखी होती है वो चाखी ला दीजिए, और मुझे एक लहंगा और एक फरिया ला दीजिए और बाकी का काम मेरा है। तो भटारी माता ने उसके लिए एक चाखी दे दी, छोटी चाखी होती है, उसको ला करके दे दिया। चाखी होती है पीसने की, जिससे आटा पीसा जाता है, और कुछ 20 किलो के आसपास चने ला करके दे दिए और वह उनको लेकर के चल देता है और उसी धारा नगरी के किसी दूसरे चौराहे पर बैठ जाता है और उस चौराहे पर वो चाखी चलाने लग गया। लहंगा फरिया पहन लिए और चाखी चलाने लग जाता है। इधर कोतवाल साहब पहरा देते हुए, घूमते हुए, खोजते हुए चले आ रहे हैं
और जब उसने देखा कि एक औरत रात्रि में चाकी चला रही है तो वह उसके पास चला जाता है, उससे कहने लगा कि हे औरत, तुम यहां रात्रि में क्या कर रही है? तो वह कहने लगी कि देखो जी, हमारे महाराज के हाथ नहीं आया, एक सवाशेर नामक आदमी है और उसके घोड़े के लिए मैं दाना पीस रही हूं। वो दाना लेने आएगा, घंटे 2 घंटे में मैं तब तक दाना पीस देती हूं। कोतवाल कहने लगा कि उसे तो मैं पकड़ना चाहता हूं। कि तुम उसे पकड़ना चाहते हैं? हाँ, बताओ कैसे पकड़ा जाए। तो वो सवाशेर जो राजा का लड़का था वह कहने लगा कि तुम ऐसा करो, ये मेरा वेश धारण करो और तुम इस चाकी पर आटा पीसने लग जाओ, और जब वह तुम्हारे पास दाना लेने आए घोड़े के लिए तो तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। तुम्हारी तलवार भी आराम से तुम छिपा कर रख सकते हैं। श्रोताओं, उसकी बात कोतवाल की समझ में आ गई और कोतवाल ने लहंगा फरिया जो लेडीज भेष था वो धारण कर लिया और स्वयं चाकी पर बैठ जाता है और पीसने लग जाता है। और इधर वह लड़का क्या करता है, उस कोतवाल का भेष धारण करता है, उसकी ड्रेस पहनता है और उसका घोड़ा लेता है और घोड़े पर बैठ करके चला जाता है। अब उसको पीसते पीसते काफी समय हो गया, परंतु वहां कोई नहीं आया। श्रोताओं, जब प्रातःकाल हो गया तो इधर उधर से भीड़ आई चारों ओर से, क्योंकि ग्रामीण जगह। ग्रामीणों ने देखा कि एक बुढ़िया आटा पीस रही है, तो वो सब उसके पास आकर के कहने लगे कि ये औरत क्या कर रही है, ये औरत आटा क्यों पीस रही है। परंतु अब कोतवाल साहब शर्म की वजह से किसी से नहीं बोलते। उनको पता चल गया कि मुझे भी छल लिया गया, जो सवाशेर है उसने मुझे छल लिया है, मेरे साथ बड़ा छल किया है उसने। अब तो श्रोताओं, एक व्यक्ति चला और उसने उसका मुंह उघाड़ दिया। जब मुंह उघाड़ा तो पता चल गया कि इसके तो मूंछ हैं, ये कैसी औरत है। तो कुछ लोग कहने लगे अरे इसके तो मूंछ हैं, परंतु वहां उपस्थित कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये तो कोतवाल साहब हैं। कहने लगे अरे कोतवाल साहब, आपका ये हाल कैसे हुआ। तो कोतवाल साहब कहने लगे कि आप पूछो मत, मुझे महाराज के पास जाने दीजिए। श्रोताओं, कोतवाल के साथ भी भीड़ चली जा रही है। जब राजा ने कोतवाल को आते हुए देखा तो राजा को दूर से हंसी आ गई कि वाह, क्या शानदार वेश बनाया है तुम्हारा। कोतवाल कहने लगा कि महाराज, आज तक मैंने ऐसा कोई भी छली और विद्वान नहीं देखा, उसने तो मुझे भी छल लिया। राजा कहने लगा अच्छा कि हाँ। तो राजा की चिंता कुछ और बढ़ गई, क्योंकि तब तक 2 दिन हो गए थे और 5 दिन का उसने समय दिया था। यदि 5 दिन में वो हाथ नहीं आया किसी पर तो वह राजा पर आक्रमण कर देगा। अब तो राजा ने तीसरे दिन फिर दरबार को आमंत्रित किया। दरबार में फिर महाराज ने 7 पान का बीड़ा डलवा दिया कि कोई भी योद्धा ऐसा हो जो उस सवाशेर को पकड़ करके लाए, हमारे दरबार में हाजिर करे, तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। श्रोताओं, राजा के दरबार में 5 पंच रहते थे और 5 पंच कहने लगे कि महाराज, आज का बीड़ा हम खाते हैं और हम उसे जरूर पकड़ करके आपकी सेवा में हाजिर कर देंगे। वो 5 पंच उस समय बड़े योद्धा होते थे। महाराज के दरबार में, राजा भोज के दरबार में एक सम्मानित पद था, जैसे अष्टप्रधान, पंच प्रधान ऐसे पद होते थे। तो पंच प्रधानों ने वो बीड़ा खा लिया और चल देते सवाशेर को पकड़ने के लिए। 5 अपने अपने भेष में और अपने अपने घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवार लिए हुए विचार करने लगे कि एक साथ चलिए, जब हमें दिखाई दे ऐसे ही उसको हम दबोच लेंगे। अब देखिए श्रोताओं, इधर भटियारी चलती है और भटियारी जाकर के उस राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, आज तुम्हें पकड़ने के लिए पंच प्रधानों को भेजा गया है और वो पंच प्रधान 5 व्यक्तियों का एक समूह है, वो तुम्हें अवश्य पकड़ लेगा। तो राजकुमार कहने लगा कि माता, आप चिंता मत कीजिए, आप तो केवल मुझे ऐसा कीजिए, चाय बनाने का सामान ले आओ। तो भटियारी ने उसके लिए चाय बनाने का सामान ला करके दे दिया। भटियारी ने उसको एक केतली, गिलास, कुछ कुल्लियां और चाय की कुछ
चाय की एक पुड़िया ला करके उसे दे दी, कुछ चीनी और 2-4-5 लीटर दूध। उसे लेकर के वह राजा का लड़का चल देता है और एक चौराहे पर पहुंच जाता है और वहां एक चूल्हा बनाता है और उस चूल्हे को जलाने लग जाता है। बैठ जाता है आराम से, कुछ लकड़ी डाल करके बैठा हुआ है और उधर वो 5 प्रधान घूमते हुए चले आ रहे हैं। जब देखा रात्रि की ठीक 12 बज रही थी कि यहां ये चाय की दुकान क्यों खुल रही है, क्या कारण है, तो उन 5 ने उससे जाकर के पूछा कि तुम कौन हो और यहां रात्रि में क्या कर रहे हो। तो वह कहने लगा कि देखो भाई, मैं एक गरीब चाय वाला हूं और मेरा काम है, सवा शेर है उसके लिए चाय बनाता हूं। तो वो पंच प्रधान कहने लगे कि अरे उसको तो हम पकड़ेंगे, कि आप पकड़ेंगे तो आप मेरे पास बैठ जाओ। तो वो पंच प्रधान उसके पास आराम से बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे और समय निकल गया 1-8 घंटे का। तो एक पंच कहने लगा उनमें से कि चाय वाले 5 चाय बना दीजिए। तो वह कहने लगा कि ठीक है, मैं बना देता हूं। अब तो राजकुमार ने बड़ी अच्छी चाय बनाई, परंतु उस चाय में राजकुमार ने नशीली चीज मिला दी, अफीम मिला दी उस चाय में। और उस चाय को जैसे ही उन पंच प्रधानों ने पिया तो पंच प्रधान आराम से नशा में सो जाते हैं। अब राजकुमार ने क्या किया, अपने पास से एक उस्तरा निकाला और एक साइड की मूंछ और एक साइड की दाढ़ी 5 पंचों की काट ली गई और मूड में एक सातिया नुमा काट दिया गई, बाल काट दिए गए। और इस तरीके से दाढ़ी और मूंछों को काट करके, एक एक साइड के बालों को काट करके आराम से चाय की दुकान बंद करता है और 5 के घोड़े लेकर के चला जाता है और जाकर के आराम से अपनी भटारी माता के घर सो जाता है। श्रोताओं, प्रातःकाल हुआ, 7 बज गए, 8 बज गए, परंतु पंच प्रधान वापस लौट करके दरबार में नहीं पहुंचे। तो महाराज ने अपने अनुचरों को भेजा कि देख करके आइए पंच प्रधान कहां चले गए, कहीं वो मार तो नहीं दिए। श्रोताओं, जगह जगह से राजा ने सूचना मंगवाई कि कहीं पंच प्रधानों को देखा है क्या। तो कुछ क्षेत्र से जहां वो पंच प्रधान लेटे हुए थे वहां से सूचना आई कि महाराज 5 व्यक्ति उस चौराहे पर मरे हुए पड़े हैं। तो महाराज स्वयं वहां चल करके आए और देखा कि पंच प्रधान आराम से सो रहे हैं और एक साइड की मूंछ और एक साइड की दाढ़ी कटी हुई है। अब तो राजा ने राज्य वैद्य को बुलाया और राज्य वैद्य को बुला करके उनका इलाज करवाया। तो राज्य वैद्य कहने लगे कि इन्हें तो कोई तीव्र नशीली वस्तु खिलाई गई है। जब वो 5 दवा खाने के बाद वैद्य ने उनका इलाज किया, इलाज करने के बाद जगे तो देखा कि 5 की दाढ़ी मूंछ एक एक साइड की नहीं है, पूरी दाढ़ी मूंछ नहीं, एक साइड की मूंछ और एक साइड की दाढ़ी काट ली गई है। अब तो वो पंच प्रधान भी बड़े लज्जित हुए। राजा कहने लगा कि तुम भी हार गए, कि हाँ महाराज, वो बड़ा चालाक व्यक्ति है, उसने चाय की दुकान खोल करके हमें छल लिया, हमारे साथ बड़ी ठगी की है। राजा सोचने लगा कि वो ऐसा कैसा व्यक्ति है जो किसी के हाथ नहीं आ रहा है, उसने मेरे कोतवाल को, मेरे मंत्री को, मेरे पंच प्रधानों को, सबको हरा दिया। अब तो राजा ने फिर चौथे दिन सभा का आयोजन किया और उस सभा में बीड़ा डलवाया और राजा कहने लगा कि अब कोई और योद्धा है। तो सब डर गए कि वो ना जाने कैसा व्यक्ति है, वो सभा शेर कैसा है, उसने मंत्री को, कोतवाल को, पंच प्रधानों को, सबको छल लिया और यदि वो मारने लग गया तो हो सकता है जीवित नहीं छोड़े। इसलिए सब डर गए। तो महाराज स्वयं उस बीड़ा को खा लेते हैं। महाराज कहने लगे कि आज की पहरेदारी मैं करूंगा और मैं देखूंगा उसको। जब भटारी को यह पता चला तो भटारी अपने घर चली जाती है और राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, आज तो स्वयं महाराज भोज ने बीड़ा खाया है तुम्हें पकड़ने के लिए। तो वह कहने लगा ठीक है माता, आप चिंता मत कीजिए, आप तो मुझे केवल 2 चीजों की व्यवस्था कीजिए, एक मटका लाइए और एक सफेद कपड़ा ला दीजिए। तो भटारी उसे एक कुम्हार के घर से मटका लेकर के आई और एक सफेद कपड़ा ला दिया। तो उस लड़के ने जो मटका था उसके निचले हिस्से पर 2 डंडे बांध दिए
और ऊपर से वो कपड़ा, सफेद कपड़ा था, वो लपेट दिया, उसे बांध दिया और उसका कुछ बीच वाला भाग काला कर दिया जो सफेद कपड़ा था। और रात्रि के ठीक 11 बजे राजकुमार भी चल देता है। जिस गली से राजा आ रहा था घूमता हुआ, उसी गली में वह राजकुमार पहुंच गया। राजा कहने लगा कि तू कौन है, रात्रि में घूम रहा है? तो वह राजकुमार कहने लगा कि तुम कौन हो जो रात्रि में घूम रहे हो? तो राजा भोज कहने लगा कि मैं धारा नगरी का नरेश राजा भोज हूं और मैं उस सवा शेर को पकड़ने आया हूं। तुम कौन हो? तो वह कहने लगा कि मैं ही सवा शेर हूं, पकड़ो यदि दम हो तो। अब तो श्रोताओं राजा भोज उसके पीछे दौड़ने लगे, परंतु वह बड़ा चालाक था। एक ऐसी गली में गया जहां घोड़ा नहीं निकल सके। राजा भोज उसके पीछे पैदल भागने लगे और वो भी आगे आगे भगते जा रहे हैं, पीछे राजा भोज भगता जा रहा है। और एक राजा भोज का जो शाही तालाब था पानी से भरा हुआ था। उस तालाब के पास पहुंच करके उस मटके को थोड़ा आगे पानी में छोड़ दिया, सफेद कपड़ा उड़ा दिया उसको और स्वयं वृक्षों के पीछे छिप गया। जब राजा भोज ने देखा कि ये तो इस पानी में घुस गया है अंदर, तो राजा भोज ने अपने कपड़े उतारे जल्दी से और वो भी पानी के अंदर चल देता है। अब श्रोताओं पानी की लहरों से वो मटका आगे बढ़ता जा रहा है। रात्रि का समय था, दिखाई दे नहीं रहा है कि ये आदमी है या मटका है, और राजा उस तालाब में उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जब कुछ दूर आगे राजा निकल गया तो वह वृक्षों की ओटक से निकला और राजा के कपड़े पहने और राजा का घोड़ा लिया और बैठ करके चल देता है राजा के महलों की तरफ। राजा के महलों में पहुंच करके संतरियों को बुलाया, जो संतरी दरवाजे पर खड़े थे, उनसे कह दिया कि देखो मैं राजा भोज हूं और कोई भी व्यक्ति महल के अंदर नहीं आ जाए। मैंने सुना है कि आज उघारे शरीर में वस्त्रहीन होकर के वो सवा शेर आएगा और वो किसी पर आक्रमण भी कर सकता है, तो आपको उसे अंदर नहीं आने देना, यहीं उसकी पिटाई कर देनी है। हे श्रोताओं, अब तो ये कह करके कि उसको यहीं रोक लेना है, महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। और वह आराम से राजा भोज के कक्ष में जाकर के महल के अंदर सो जाता है। और इधर क्या होता है कि राजा भोज वस्त्रहीन होकर के उस तालाब में उस मटके को पकड़ने की कोशिश में दौड़ रहे हैं, उसके पीछे तैरते जा रहे हैं। बहुत बड़ा तालाब था। बड़ी मशक्कत के बाद 1-2 घंटे में उस मटके को राजा भोज ने पकड़ा और देखा तो मटका था। अब तो राजा भोज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा भोज कहने लगा उसने तो मुझे भी छल लिया, वह कौन हो सकता है? राजा भोज निकल करके आए तो देखा उनके कपड़े नहीं थे। राजा भोज मन में विचार करने लगा कि मैं वस्त्रहीन हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे जल्दी से महल को चलना चाहिए। जब राजा भोज महल को आए तो दरवाजे पर संतरियों ने रोक लिया, पहरेदारों ने रोक लिया और पहरेदार कहने लगे कि यही सवा शेर है, लगाओ इसमें मार। श्रोताओं राजा भोज कहने लगा अरे भाई सुन तो लो, मैं तो राजा भोज हूं। जब कुछ जानकार सैनिकों ने और सेवकों ने देखा तो कहने लगा कि यही तो महाराज हैं, इनके वस्त्र कहां गए? अब तो महाराज भी बड़े शर्मिंदा हुए। महाराज को महल के अंदर तो आ गए और महाराज से वो मंत्री और सेवक कहने लगे कि महाराज तुमसे पहले जो आया था वो कौन था? वो तो आपके कक्ष में सो रहा है। राजा भोज कहने लगे मेरे कक्ष में? कि हाँ महाराज। तो राजा भोज ने देखा कि एक व्यक्ति उन्हीं के वस्त्र पहने हुए उनके कक्ष में सो रहा है। राजा भोज कहने लगा ठीक है, उसे सोने दीजिए आराम से। वही वो सवा शेर व्यक्ति है जो मेरे कक्ष में सो रहा है, उसी ने मेरे वस्त्र पहन रखे हैं। अब वह कहीं नहीं भागेगा, उसे आराम से सोने दीजिए। महाराज ने दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार लगाया और अपने 4 सेवकों को अपने कक्ष में भेजा कि जो व्यक्ति सो रहा है उसे जगा करके लाओ, वो कौन है? तो 4 व्यक्ति उसके पास आए, आकर के उससे कहने लगे कि भाई अब बहुत समय हो गया, आप जाग जाओ, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। तो राजकुमार कहने लगा कि ठीक है चलो मैं आ रहा हूं। राजकुमार आराम से जागते हैं और जाग करके महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा भोज ने देखा तो बड़ा सुंदर सजीला युवक था। राजा भोज कहने लगे
कि युवक तुम ये बताओ कौन हो और तुमने इतना उत्पात मेरे शहर में क्यों मचाया, क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए श्रोताओं, वह लड़का कहने लगा कि महाराज उस भटियारी को बुलवाइए, एक सेवक भेजिए। तो उस लड़के ने उस भटियारी को बुलवाया और भटियारी से जो साड़ी थी उसके माता के विवाह की, वो साड़ी वो साथ लेकर के आया था, वो साड़ी मंगवाई और ला करके राजा भोज के सामने प्रस्तुत कर दी कि महाराज ये साड़ी पर पढ़ लीजिए क्या है। तो साड़ी को पढ़ करके राजा भोज को याद आ गई और गंगू तेली भी उनके साथ था। गंगू तेली कहने लगा महाराज ये उसी राजकुमारी की साड़ी है जो काने राजकुमार के साथ जिसका विवाह होना था, परंतु तुम्हारे साथ हुआ है। तो राजा भोज क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे युवक, तुम और तुम्हारी माता दोनों झूठे हैं, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। मैंने तो तुम्हारी माता का मुंह भी नहीं देखा। कि महाराज इसका जवाब स्वयं राजकुमारी देंगी, मेरी माता देंगी, उनको बुलवाया जाए दरबार में। श्रोताओं, राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिक और मंत्रियों को महाराज तालध्वज के दरबार में भेजा और वहां से राजकुमारी नीलमा, जो उस राजकुमार की माता थी, उसको बुलवाया। और जैसे ही वो नीलमा महाराज के दरबार में आई तो महाराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये तो वही नटनी है जो 6 महीने मेरे साथ रही थी और मुझसे कहकर गई थी कि महाराज तुम्हारे अंश से मेरे गर्भ रह गया है और ये पुत्र जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी और अब मैं अपने देश को जाती हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने श्रोताओं उस युवक को, उस राजकुमार तम्रध्वज को तो अपना युवराज घोषित कर दिया और जो रानी नीलकेसर थी, नीलमा थी, उसको महारानी का दर्जा दे दिया। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी थोड़ी लंबी अवश्य है परंतु इंटरेस्टिंग है। और आज का ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।